तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज़ूटोपिया नाम की इस मूवी के बारे में, जिसका पार्ट 1 हमें देखने को मिल चुका है और दूसरा पार्ट अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे एक तरह से इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि 2016 में देखने को मिला था। ये एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। 1 घंटा 48 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इसकी रेटिंग की बात की जाए, IMDb रेटिंग 10 है, एक तरह से 10 में से 8 की है और 98% नेट टोमेटो यूजर्स ने इसे पसंद किया गया है। बाकी दोस्तों ये एक कॉमेडी फैमिली मूवी है, तो इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ। ज़ूटोपिया विभिन्न क्षेत्रों में ज़ूट्रोपोलिस या ज़ूमानिया शीर्षक 2016 की अमेरिकी एनिमेटेड बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है 6-7 जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई है। इसे बायन हॉवर्ड और रिच मूर द्वारा निर्देशित किया गया था। जैरेड बुश द्वारा सह निर्देशित उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म में और क्लार्क स्पेंसर द्वारा निर्मित बुश और फिल जॉन्स्टन द्वारा लिखित पटकथा से और हॉवर्ड, मूर, बुश द्वारा एक कहानी से जॉनसन, जिम रियर्डन, जोसी त्रिनिदाद और जेनिफर ली। फिल्म में गिनेफर गुडविन, जेसन बेटमैन, इदरीस एल्बा, जेनी स्लेट, नैट टॉरेंस, बोनी हंट, डॉन लेक, टॉमी चोंग, जेके सिमंस, ऑक्टेविया स्पेंसर, एलन टुडिक और शकीरा की आवाजें हैं। नामात्र के शहर में घटित हो रहा है जहां मानवरूपी स्तनधारी सह अस्तित्व में है। यह एक खरगोश पुलिस अधिकारी और एक लाल लोमड़ी चोर कलाकार के बीच एक अप्रत्याशित साझेदारी की कहानी बताता है, क्योंकि वे शिकारियों के लापता होने से जुड़ी एक आपराधिक साजिश को उजागर करते हैं। ज़ूटोपिया का प्रीमियर 13 फरवरी 2016 को बेल्जियम में ब्रसल्स एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 8 और 4 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में डिज्नी डिजिटल 3D, रियल डी 3D, IMAX 3D और 4DX प्रारूपों में सामान्य नाटकीय रिलीज हुई। 9-10 ज़ूटोपिया को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी पटकथा, एनिमेशन, आवाज अभिनय, विषय वस्तु और माइकल गियाचिनो के संगीत स्कोर की प्रशंसा की। 111213 फिल्म ने कई देशों में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये 2016 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अन्य प्रशंसाओं के अलावा फिल्म को अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा 2016 की शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामित किया गया था और 89वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार जीता था। 14 एक टेलीविजन स्पिन ऑफ सीरीज ज़ूटोपिया जोड़ का प्रीमियर 9 नवंबर 2022 को डिज्नी जोड़ पर हुआ, जबकि एक सीक्वल ज़ूटोपिया 2 26 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। कथानक: मानवरूपी स्तनधारियों से भरी दुनिया में ग्रामीण बन्नीबरों की एक खरगोश, जूडी होप्स, ज़ूटोपिया शहर में पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बनने के अपने बचपन के सपने को पूरा करती है। ज़ूटोपिया पुलिस विभाग (ZPD) में अपने पहले दिन चीफ बोगो जूडी को पार्किंग ड्यूटी देती है और उसकी शिफ्ट के दौरान उसे लोमड़ियों, निक वाइल्ड और फिनिक की एक चोर कलाकार जोड़ी द्वारा परेशान किया जाता है। अगले दिन उसने क्रोकस बल्बों का एक बैग चुराने के आरोप में छोटे बदमाश ड्यूक वीजल्टन को गिरफ्तार करने के लिए अपना पद छोड़ दिया। बाद में जब बोगो जूडी को फटकार लगा रहा था, श्रीमती ओटरटन उसके कार्यालय का दौरा करती है और किसी से अपने पति एम्मेट, जो कि 14 लापता शिकारियों में से एक है, को ढूंढने की गुहार लगाती है। पहले मंजूरी मांगे बिना जूडी स्वयंसेवक बन जाती है और बोगो अवज्ञा के लिए उसे बर्खास्त करने वाला है, लेकिन शहर के सहायक मेयर डॉन बेलवेडर नामक भेड़ कार्यभार संभालने के लिए जूडी की प्रशंसा करती है। बोगो के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसने एक सौदा किया कि यदि जूडी 48 घंटों के भीतर मामले को सुलझाने में विफल रहती है तो वह इस्तीफा दे देगी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि निक एम्मेट को देखने वाला आखिरी व्यक्ति था, जूडी उसे कर चोरी के लिए अपना कबूलनामा गुप्त रूप से रिकॉर्ड करके उसकी मदद करने के लिए मजबूर करती है। वे एक लिमोजीन को ट्रैक करते हैं जिसने एमिट को उठाया था और उसके अंदर उसका सामान पाया।
उन्हें पता चलता है कि लिमोजीन का मालिक क्राइम बॉस मिस्टर बिग है, जो एक आर्कटिक धूर्त है जिसके साथ निक का पुराना इतिहास है। मिस्टर बिग ने खुलासा किया कि एमिट अचानक बर्बर हो गया और उसने बिना सोचे समझे अपने ड्राइवर मंचास, एक काले जगुआर पर हमला कर दिया। पूछताछ करने पर मंचास ने बताया कि उस पर हमला करने से पहले एमिट ने नाइट हॉलर्स के बारे में चिल्लाया था। मंचास फिर अचानक वहशी बन जाता है और जूडी और निक का पीछा करता है। जूडी मंचा को फंसाती है और मदद के लिए जेडपीडी को बुलाती है, लेकिन मंचा उनके आने से पहले ही गायब हो जाता है। बोगो जूडी के इस्तीफे की मांग करता है, लेकिन निक उसे याद दिलाता है कि मामले को सुलझाने के लिए उनके पास अभी भी 10 घंटे बाकी हैं। घटनास्थल से निकलते समय निक ने खुलासा किया कि एक बच्चे के रूप में उसे लोमड़ियों का बारे में पूर्वाग्रहपूर्ण मान्यताओं के कारण उसके साथियों द्वारा धमकाया गया था। सिटी हॉल में बेलवेदर जूडी और निक को ज़ूटोपिया के ट्रैफिक कैमरों तक पहुंच प्रदान करता है। उन्हें पता चलता है कि मंचा का अपहरण लकड़ी के भेड़ियों द्वारा किया गया था, जिनके बारे में जूडी का अनुमान है कि वे नाइट हॉलर्स हैं। भेड़ियों का पीछा करते हुए जूडी और निक एमिट, मंचास और अन्य लापता शिकारियों का पता लगाते हैं, जो सभी जंगली हैं और एक छिपे हुए आश्रय में कैद हैं। ज़ूटोपिया के मेयर लेओडोर लाइनहॉट ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया और चुपचाप उनके जंगली व्यवहार के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइनहॉट और शरण कर्मचारियों को जल्द ही झूठे कारावास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और बेलवेदर नया मेयर बन गया। मामले को सुलझाने के लिए प्रशंसा पाने वाली जूडी ने निक को अपने साथी के रूप में जेडपीडी में शामिल होने के लिए कहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूडी ने गलती से कहा कि शिकारियों का जीव विज्ञान बर्बरता महामारी का कारण है। निक विनाशकारी परिणाम से निराश और जो बताया गया उससे आहत होकर गुस्से में जूडी को छोड़ देता है, जिसकी टिप्पणियां पूरे ज़ूटोपिया में शिकारियों के खिलाफ भय और भेदभाव को भड़काती हैं। अपराधबोध से त्रस्त होकर जूडी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बनीबुरो लौट आई। कुछ दिनों बाद अपने माता पिता की सब्जी की दुकान संभालते समय जूडी को अनजाने में पता चला कि नाइट हॉलर्स वास्तव में मिडनिकैम्पम फूल हैं, जिनका सेवन करने पर गंभीर, स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। यह महसूस करते हुए कि कोई जानबूझकर शिकारियों को जंगली बनाने के लिए फूलों का उपयोग कर रहा है, जूडी अपने पिता की उपज डिलीवरी वैन उधार लेने के बाद ज़ूटोपिया लौट आती है और निक के साथ मेल मिलाप करती है। मिस्टर बिग की सहायता से वे वीजल्टन से पूछताछ करते हैं, जो स्वीकार करता है कि उसे नाइट हॉलर बल्ब चुराने का लिए डॉग नामक एक मेमने द्वारा काम पर रखा गया था। वे डॉग को शहर के सबवे में छिपी एक प्रयोगशाला में पाते हैं, जहां वह डार्ट पिस्तौल के माध्यम से शिकारियों पर गोली चलाने के लिए फूलों से नाइट हाउलर सीरम बनाता है। मेट्रो में खतरनाक पीछा करने के बाद जूडी और निक को सबूत के तौर पर एक सीरम गन मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वे जेडपीडी तक पहुंच सकें, बेलवेदर ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में उनका सामना किया, खुद को शिकार वर्चस्ववादी साजिश का मास्टरमाइंड होने का खुलासा। जूडी और निक एक प्रदर्शनी में फंस जाते हैं और बेलवेदर निक को सीरम गन से गोली मार देता है, फिर उसे पकड़ने के लिए जेडपीडी को बुलाता है। जूडी ने खुलासा किया कि उसने अपने पिता की वैन से डार्ट्स को ब्लूबेरी से बदल दिया था और बेलवेदर का कबूलनामा रिकॉर्ड किया था। बेलवेदर और उसके साथियों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अभी भी कैद में बंद लाइनहॉट ने सार्वजनिक रूप से अपनी साजिश के बारे में जानकारी से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि संक्रमित शिकारियों को कैद करना सही कारण के लिए गलत बात थी। शिकारी ठीक हो गए और जूडी को जेडपीडी में बहाल कर दिया गया। महीनों बाद निक पुलिस अकादमी से स्नातक हो गया और जूडी का साथी और पहला फॉक्स पुलिस अधिकारी बन गया। वॉयस कास्ट: जूडी हॉप्स के रूप में गिनिफर गुडविन, बनीबुरो का एक युवा आशावादी खरगोश और ज़ूटोपिया पुलिस विभाग का एक नवनियुक्त सदस्य, जिसे प्रथम परिक्षेत्र में नियुक्त किया गया है। 15 डेला सबा ने युवा जूडी हॉप्स की आवाज़ दी है।
निक वाइल्ड के रूप में जेसन बेटमैन, एक धूर्त लाल लोमड़ी जो एक छोटे मोटे धोखेबाज कलाकार है। 15-16 कैथ सूसी ने युवा निक वाइल्ड की आवाज दी है। 17 इदरीस एल्बा मुख्य बोगो के रूप में, एक अफ्रीकी भैंसा जो ज़ूटोपिया पुलिस विभाग के प्रथम परिसर का पुलिस प्रमुख है। 18 डॉन बेलवेदर के रूप में जेनी स्लेट, एक छोटी भेड़ जो ज़ूटोपिया की सहायक मेयर है। 18 बेंजामिन क्लोहाउसर के रूप में नैट टॉरेंस, एक मोटा चीता जो ज़ूटोपिया पुलिस विभाग के प्रथम परिसर के लिए डिस्पैचर और डेस्क सार्जेंट के रूप में काम करता है। 18 बोनी हंट बोनी होप्स के रूप में, बनी बुरो का एक खरगोश जो जूडी की मां है। 18 स्टू होप्स के रूप में डॉन लेक, बनी बुरो का एक खरगोश जो जूडी का पिता और एक गाजर किसान है। 18 याक्स के रूप में टॉमी चोंग, एक शांतचित्त घरेलू याक जो सहारा स्क्वायर में नेचुरिस्ट क्लब मिस्टिक स्प्रिंग्स ओएसिस का मालिक है। 18 मेयर लाइनहॉट के रूप में जेके सिमंस, एक शेर जो ज़ूटोपिया का नेक लेकिन आडंबरपूर्ण मेयर है। 18 श्रीमती ओटरटन के रूप में ऑक्टेविया स्पेंसर, एक चिंतित उत्तरी अमेरिकी नदी ऊदबिलाव जिसका पति एमिट लापता हो गया है। 18 ड्यूक वीजल्टन के रूप में एलन टुडिक, एक छोटा मोटा बदमाश जो अवैध डीवीडी बेचने के लिए भी जाना जाता है। 18 ये नाम फ्रोजन के ड्यूक ऑफ वेसल्टन का संदर्भ देता है, जिसे टुडिक ने भी आवाज दी है। 19 शकीरा गजेल के रूप में थॉमसन की गजेल जो एक प्रसिद्ध पॉप स्टार है। 20 शकीरा स्पेन और लैटिन अमेरिका के स्पेनिश डब में गजेल को आवाज भी देती है। रेमंड एस पसी के रूप में फ्लैश, डीएमवी, स्तनपायी वाहन विभाग के लिए संक्षिप्त में सबसे तेज 3 पैर वाला स्लॉथ। 18 अधिकारी हिगिंस, एक दरियाई घोड़ा जो ज़ूटोपिया पुलिस विभाग के प्रथम परिसर का एक विशिष्ट सदस्य है। 21 मिस्टर बिग के रूप में मॉरिस लामार्चे, एक आर्कटिक धूर्त जो टुंड्रोटाउन में सबसे डरावना अपराध मालिक है और ध्रुवीय भालू के एक समूह द्वारा उसकी सेवा की जाती है। 22 फिल जॉनसन के रूप में गिदोन ग्रे, बनी बुरो का एक लाल लोमड़ी जो बचपन में युवा खरगोशों और भेड़ों को धमकाता था। एक वयस्क के रूप में उसने उन लोगों के साथ मेल मिलाप कर लिया है जिन्हें उसने सताया था और वह एक बहुत सम्मानित बेकर बन गया है। 23 एक क्रोधित ऑफ स्क्रीन चरित्र जो कहता है कि उसका कर जूडी के वेतन का भुगतान करता है क्योंकि वह उसे पार्किंग टिकट देती है। 24 फुशिया मेजर फ्राइडकिन के रूप में 25-26 एक ध्रुवीय भालू जो ज़ूटोपिया पुलिस अकादमी में एक ड्रिल प्रशिक्षक के रूप में काम करता है। 23 जॉन डिमेगियो के रूप में जेरी जुम्बैक्स जूनियर, एक गुस्सैल अफ्रीकी हाथी जो जुम्बैक्स कैफे नामक एक आइसक्रीम पार्लर का मालिक है, जहां अक्सर हाथी और अन्य बड़े स्तनधारी आते हैं। 18 वुल्टर और जेसी, शो ब्रेकिंग बैड के मुख्य नायक वाल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन पर एक व्यंग्य, 2 सख्त मेरे जो डॉग के सहायक हैं। 27 एक मूस जिसे जूडी से पार्किंग टिकट मिलता है। एक सुअर रिपोर्टर। 28 डॉक्टर मैज हनी बेजर के रूप में केटी लोविस, एक हनी बेजर वैज्ञानिक जो मेयर लाइनहॉट को जानवरों की बर्बरता का कारण ढूंढने में मदद करती है। 18 गीता रेड्डी नांगी के रूप में एक भारतीय हाथी जो मिस्टिक स्प्रिंग्स ओएसिस में योग प्रशिक्षक के रूप में काम करती है। 23 मंचास के रूप में जेसी कोर्टी, ज़ूटोपिया के रेनफॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक काला जगुआर जो ज़ूटोपिया की सबसे बड़ी लिमो कंपनी का ड्राइवर है और मिस्टर बिग का निजी ड्राइवर है। 18 फिनिक के रूप में टॉम लिस्टर जूनियर, एक फेनेक लोमड़ी जो अपराध में निक का साथी है। 18 जोश डलास, एक अनाम घरेलू सुअर के रूप में है जो ड्यूक वीजल्टन द्वारा उसकी फ्लोरा और फौना फूलों की दुकान को लूटने के बाद जूडी से मदद मांगता है। 29 बाद में वह गजेल की शांति रैली में एक मादा तेंदुए के साथ बहस करते हुए एक प्रदर्शनकारी के रूप में दिखाई देता है। 30 लिया लैथम फ्रू फ्रू के रूप में
एक आर्कटिक धूर्त और मिस्टर बिग की बेटी जो जूडी से दोस्ती करती है जब जूडी उसे लिटिल रोडेंटिया में एक भगोड़े डोनट साइन से बचाती है। वह जूडी को गॉडमदर और अपनी बेटी का नाम भी बनाती है। 29 रिच मूर जैसा डॉग, एक भावनाहीन रैम केमिस्ट और स्नाइपर जो बेलवेदर के लिए काम करता है। 29 लैरी, एक भूरा भेड़िया जो क्लिफसाइड शरण में सुरक्षा गार्ड है। 31 फैबियन रोली और पीटर मैंसब्रिज फैबियन ग्रोले और पीटर मूसब्रिज के रूप में ZNN न्यूज के हिम तेंदुए और मूस एंकर हैं। 32 संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, कनाडा, रूस, फिलीपींस और मेक्सिको में रिलीज हुई फिल्म के मानक संस्करण में मूस सह एंकर का उपयोग किया गया है। यूके संस्करण में मूस को मूसोस अलेक्जेंडर नाम दिया गया है, जिसे रेडियो पत्रकार वासोस अलेक्जेंडर ने आवाज दी है। हालांकि यूके होम रिलीज में उनके अमेरिकी नाम और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। 33 अन्य देशों में एंकर एक अलग जानवर है जिसे एक अलग व्यक्ति द्वारा आवाज दी जाती है। 34 डेविड कैंपबेल ने ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड संस्करणों में डेविड कोलाबेल ना माँ के कोआ न्यूज़कास्टर को आवाज दी है। 35 ब्राजीलियाई संस्करण में ओनकाडो बोईचा नामक जगुआर का उपयोग किया गया है, जिसे रिकोडो बोचेट ने आवाज दी है। 36 जापानी संस्करण में माइकल तनोयामा नामक तनुकी का उपयोग किया गया है, जिसे काजुमासा कोराजा ने आवाज दी है। चीनी संस्करण एक अनाम विशाल पांडा का उपयोग करता है। 34-37 बायन हावर्ड जैसा बकी ओरिक्स एंटलरसन, एक बड़ा कुडू जो जूडी हॉप्स का पड़ोसी और प्रैंक का पति है। 29 ट्रैविस, गिदोन ग्रे का काले पैरों वाला फेवरेट मित्र। 38 प्रैंक ओरिक्स एंटलरसन के रूप में जैरेड बुश, एक जेम्स बॉक जो जूडी हॉप्स का पड़ोसी और बकी का पति है। 29 अधिकारी मैकहॉन के रूप में मार्क राइनो स्मिथ, एक काला गैंडा पुलिस अधिकारी जो जूटोपिया पुलिस विभाग के प्रथम परिसर का हिस्सा है। 39 श्रीमती धर्मा आर्माडिलो के रूप में जोसी त्रिनिदाद, 40 एक 9 बैंड वाली आर्माडिलो और ग्रैंड पेंगोलिन अपार्टमेंट की मकान मालकिन जिसमें जूडी होप्स रहती हैं। जॉन लावल लिटिल रोडेंटिया के निर्माण दल के अनाम निर्माण माउस फोरमैन के रूप में, जो निक और फिनिक से पावसिकल स्टिक प्राप्त करता है। 23 प्रिसिला के रूप में क्रिस्टन बेल, 3 पंजों वाली एक आलसी महिला और DMV में फ्लैश की सहकर्मी। 29 उत्पादन लेखन फिल्म का विकास, जिसे जूटोपिया कहा जाएगा, तब शुरू हुआ जब बायन हॉवर्ड ने डिज्नी एनिमेशन के मुख्य रचनात्मक अधिकारी और कार्यकारी निर्माता जॉन लासेटर को 6 कहानी के विचार दिए, जिनमें से 3 में पशु पात्र शामिल थे। द थ्री मस्केटर्स का एक पूर्ण पशु रूपांतरण, 41 1960 के दशक की थीम पर आधारित कहानी पागल डॉक्टर बिल्ली, जिसने बच्चों को जानवरों में बदल दिया, और अंतरिक्ष में इनामी शिकारी पग के बारे में। 42 इन विचारों में आम बात ये थी कि हॉवर्ड डिज्नी की रॉबिन हुड के समान एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें जानवरों को मानवरूपी भूमिकाओं में भी दिखाया गया था। 43 हॉवर्ड के अनुसार जूटोपिया अन्य पशु मानवरूपी फिल्मों से कुछ अलग बनाने की उनकी इच्छा से उभरा, जहां जानवर या तो प्राकृतिक दुनिया में या मानव दुनिया में रहते हैं। उनकी अवधारणा, जिसमें जानवर जानवरों द्वारा जानवरों के लिए डिजाइन की गई आधुनिक दुनिया में रहते हैं, लेसेटर द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी, जिन्होंने हॉवर्ड को एक बच्चे सिम्बा की तरह हवा में उठाकर गले लगाकर जवाब दिया था। 44 लेसेटर ने सुझाव दिया कि हॉवर्ड को 1960 के दशक की थीम को पशु पात्रों, विशेषकर अंतरिक्ष पग के साथ संयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। 42 इसके कारण हावर्ड ने सैवेज सीज नामक एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी फिल्म विकसित की और उसे पेश किया, जो जैक सैवेज नाम के एक आर्कटिक खरगोश पर केंद्रित थी, जो कुछ हद तक जेम्स बॉन्डर जैसा था। 42-45 यही वह समय था जब पटकथा लेखक जेर ड बुश को फिल्म पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। वह एक जासूसी फिल्म पर काम करने के लिए उत्साहित थे क्योंकि उनके अपने पिता और दादा ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम किया था। 42
हावर्ड और बुश ने डिज्नी स्टोरी ट्रस्ट स्टूडियो के शीर्ष रचनात्मक कर्मियों की सहायता से फिल्म का विकास जारी रखा, जो विकास में सभी परियोजनाओं की समीक्षा और चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। 45 जासूसी फिल्म का सबसे आनंददायक हिस्सा इसका पहला अभिनय था, जो जानवरों द्वारा और उनके लिए बनाए गए शहर में स्थापित किया गया था। 42 संपूर्ण पशु शहर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हॉवर्ड ने अंततः जासूसी और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के साथ साथ 1960 के दशक की सेटिंग को हटा दिया और फिल्म को एक समकालीन पुल सब प्रक्रिया में बदल दिया, जिसमें निक वाइल्ड मुख्य भूमिका में थे और जूडी होप्स मूल रूप से उनकी भूमिका में थे। साइडकिक 4-2-4-5-4-6 कुछ समय के लिए कहानी के उस संस्करण के लिए फिल्म निर्माता बहुत प्रतिबद्ध थे 45, लेकिन फिर नवंबर 2014 में फिल्म निर्माताओं को एहसास हुआ कि अगर वे इसे उलट देंगे तो फिल्म की कहानी अधिक आकर्षक होगी। भूमिकाएं वाइल्ड के विपरीत हॉप्स पर केंद्रित होंगी। 46 परिप्रेक्ष्य में बदलाव में कई पात्रों को हटाना शामिल था, जिनमें द गेरबिल जर्क्स के नाम से जाने जाने वाले 2 पात्र भी शामिल थे, जिन्हें ट्रस्ट फंड गेरबिल्स के रूप में वर्णित किया गया था, जिनके पास निक को परेशान करने से बेहतर छह नहीं था। 47 प्री प्रोडक्शन 6 मई 2015 को बैटमैन और गिनिफर गुडविन को क्रमशः निक वाइल्ड और जूडी होप्स की भूमिकाओं के लिए चुने जाने की घोषणा की गई। 15 फिल्म निर्माताओं ने बैटमैन को चुना क्योंकि वे एक ऐसा अभिनेता चाहते थे जो एक चतुर, शुष्क बुद्धि वाली आवाज के साथ एक मजाकिया लेकिन हार्दिक पक्ष ला सके। बैटमैन ने अपने चरित्र का वर्णन एक चालाक, व्यंग्यात्मक षड्यंत्रकारी के रूप में किया, ये टिप्पणी करते हुए कि यह भूमिका 12 साल की उम्र से की गई कई अन्य भूमिकाओं से मिलती-जुलती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने निर्देशकों से कहा था, आप लोग किस तरह की आवाज़ चाहते हैं, मुझे क्या करना है, और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं एक बेवकूफ़ था और कहा, बस वही करो जो तुम करते हो, बस बात करो। 59 गुडविन की कास्टिंग पर टिप्पणी करते हुए मूर ने कहा कि वह बहुत केंद्रित मिठास, जबरदस्त दिल और हास्य की एक महान भावना लेकर आई। उन्होंने जूडी को फ्यूरियोसा के साथ मिश्रित एक छोटी पोलिना के रूप में वर्णित किया। गुडविन ने अपने चरित्र के बारे में कहा, लोग दयालुता को भोलापन या मूर्खता समझ लेते हैं और वह हमेशा एक अच्छी लड़की है, लेकिन वह मूर्ख खरगोश नहीं है। 59 संगीत मुख्य लेख ज़ूटोपिया साउंड ट्रैक। फिल्म का स्कोर माइकल गियाचिनो द्वारा वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के लिए अपने पहले फीचर लेंथ प्रोजेक्ट में तैयार किया गया है। 60 क्योंकि उन्होंने पहले कंपनी द्वारा निर्मित कई लघु फिल्मों और टेलीविजन विशेषों के साथ साथ कई पिक्सर फिल्मों पर काम किया था। रिकॉर्डिंग 16-20 नवंबर 2015 तक हुई, जिसमें टिम सिमनेक द्वारा संचालित 80 टुकड़ों वाला ऑर्केस्ट्रा था। 61 गज़ेल की अपनी आवाज़ वाली भूमिका के अलावा पॉप स्टार शकीरा ने फिल्म में ट्राई एवरीथिंग नामक एक मूल गीत भी दिया, जिसे सिया और स्टारगेट ने लिखा था। 2062 साउंडट्रैक 4 मार्च 2016 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 63-64 मार्केटिंग पहला टीज़र ट्रेलर 11 जून 2015 को वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के यूट्यूब पेज पर ऑनलाइन जारी किया गया था। 65 दूसरा टीज़र ट्रेलर 23 नवंबर 2015 को वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के यूट्यूब पेज पर फिर से ऑनलाइन जारी किया गया था, जिसमें एक अनुक्रम दिखाया गया था। वह फिल्म जहां मुख्य पात्रों का सामना स्तनपायी वाहन विभाग डीएमवी पर आधारित से होता है, जो पूरी तरह से आलसियों द्वारा चलाया जाता है। 66 फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर नए साल की पूर्व संध्या 2015 पर वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के यूट्यूब पेज पर ऑनलाइन जारी किया गया था। 67 मार्च 2016 को डिज्नी इन्फिनिटी 3.0 के लिए जूडी हॉप्स और निक वाइल्ड के चित्र जारी किए गए थे। 68 इसके अलावा स्टूडियो ने प्यारे प्रशंसक जनसांख्यिकीय पर काफी विपणन ध्यान समर्पित किया, यह विश्वास करते हुए कि वे तार्किक रूप से इस फिल्म परियोजना में सबसे अधिक रुचि लेंगे। 69 रिलीज नाट्यशास्त्रीय
ज़ूटोपिया को 4 मार्च 2016 को डिज्नी डिजिटल 3D, रियलिटी 3D और आईमैक्स 3D में रिलीज किया गया था, जिससे ये ट्रेजर प्लैनेट 2002 के बाद घरेलू आईमैक्स थिएटरों में दिखाई जाने वाली पहली डिज्नी एनिमेटेड फिल्म बन गई। 9/10 इसे पहली बार 7 फरवरी को बेल्जियम में ब्रसल्स एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के दौरान युवा दर्शकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक फीचर फिल्म के रूप में जनता के लिए दिखाया गया था और आम मीडिया और दर्शकों के लिए भी दिखाया गया था। 13 फरवरी 7071 चीन में राज्य के SAPPRFT ने फिल्म को उसके सीमित 30 दिवसीय प्रदर्शन के अलावा सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए 2 सप्ताह का दुर्लभ विस्तार दिया, जो 3 अप्रैल को समाप्त होना था। 72 वैकल्पिक शीर्षक फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नाटकीय रिलीज के लिए पुनः शीर्षक दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय, मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में फिल्म का नाम बदलकर ज़ूट्रोपोलिस कर दिया गया, जो कि यूटोपिया के बजाय महानगर की अवधारणा का संदर्भ था। 73, 74, 75 इसका कारण ये था कि डिज्नी विभिन्न कानूनी कारणों से इन क्षेत्रों में ज़ूटोपिया नाम को ट्रेडमार्क करने में असमर्थ था, जिसमें 2014 में डैनिश गिव्सकुड चिड़ियाघर द्वारा ज़ूटोपिया नाम पंजीकृत करना भी शामिल था। 76 जर्मन में फिल्म 2010 में रिलीज हुई जर्मन लेखिका के फिशर की बच्चों की किताब ज़ूट्रोपोलिस के कारण इसका नाम ज़ूमेनिया रखा गया। 77-78 होम मीडिया ज़ूटोपिया को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा 7 जून 2016 को ब्लू रे 3D, DVD और डिजिटल HD प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। इसमें कुछ बोनस सामग्री जैसे स्कोटोपिया, एक वैकल्पिक उद्घाटन और संगीत वीडियो शामिल हैं। शकीरा के ट्राई एवरीथिंग के लिए 79 फिल्म ने 12 जून 2016 को समाप्त सप्ताह के लिए होम मीडिया बिक्री चार्ट के शीर्ष पर शुरुआत की। 80 फिल्म ने 4.4 मिलियन यूनिट्स की बिक्री के साथ होम मीडिया बिक्री से $89.6 मिलियन का राजस्व कमाया, जिससे ये तीसरे स्थान पर रही। स्टार वार्स, द फोर्स अवेकेंस और फाइंडिंग डोरी के बाद 2016 का सबसे अधिक बिकने वाला खिताब। 81 ज़ूटोपिया को 5 नवंबर 2019 को 4K ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 82 पुनः जारी करें 22 जून 2020 को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सिनेमाघरों को फिर से खोलने के बीच डिज्नी ने घोषणा की कि ज़ूटोपिया 11 अन्य डिज्नी स्वामित्व वाले शीर्षकों के साथ 4 सप्ताह की अवधि के दौरान अमेरिकी सिनेमाघरों में लौटना था। ज़ूटोपिया 26 जून को अमेरिकी सिनेमाघरों में लौट आया और 2 जुलाई 2020 तक द एवेंजर्स और द ग्रेटेस्ट शोमैन के साथ प्रदर्शित हुआ। 83 पुनः रिलीज ने कुल $3,93,600 की कमाई की। 84 20 जुलाई 2020 को ये घोषणा की गई कि यह फिल्म बिग हीरो 6 और 31 जुलाई 2020 को सोनिक द हेजहोग के चीनी डेब्यू के साथ चीन के सिनेमाघरों में वापसी करेगी। 85 डिज्नी की 100वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में ज़ूटोपिया को 22 अक्टूबर 2023 को पोलैंड भर के हेलियोस थिएटरों में फिर से रिलीज किया गया। 86 स्वागत बॉक्स ऑफिस ज़ूटोपिया ने अमेरिका और कनाडा में $341 और 30 सेंट मिलियन और अन्य देशों में $682 और 50 सेंट मिलियन की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल $1.024 बिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $150 मिलियन था। 4-5-1-8 मार्च 2016 को फिल्म $500 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई। फ्रोजन 2013 और बिग हीरो 6 2014 के बाद इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली लगातार तीसरी वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो फिल्म बन गई। 8-7-8-8-5 अप्रैल को ये टिकट बिक्री में $800 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली 2016 की पहली फिल्म बन गई। 89 और 24 अप्रैल को $900 मिलियन को पार करने वाली 2016 की पहली फिल्म बन गई। 95 जून को फिल्म ने $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा करने वाली 2016 की दूसरी फिल्म बन गई। स्टूडियो के अपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद
चौथी एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 3, फ्रोजन और मिनियंस के बाद 11वीं डिज्नी फिल्म, तीसरी डिज्नी एनिमेटेड फिल्म और इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली कुल मिलाकर 26वीं फिल्म। 91। दुनिया भर में ये 2016 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सिविल वॉर, रोज वन और फाइंडिंग डोरी के बाद 92 2016 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म, 92 दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वॉल्ट थी। डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज की फिल्म कुल मिलाकर दूसरी सबसे ज्यादा, अपनी मूल रिलीज में फ्रोजन के बाद 89 दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूल फिल्म, अवतार के बाद 93 और चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म पूरे समय का। डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के सभी खर्चों और राजस्व को मिलाकर फिल्म का शुद्ध लाभ $294.9 मिलियन आंका, जिससे ये 2016 की 5वीं सबसे लाभदायक रिलीज बन गई। 94। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्री रिलीज ट्रैकिंग से पता चला कि फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में 3,827 थिएटरों से $60.70 मिलियन की कमाई करेगी। 95-96 ये 3,103 डी थिएटरों, 365 आईमैक्स थिएटरों और 325 प्रीमियम बड़े प्रारूप स्क्रीनों पर चला। 95 इसने गुरुवार के पूर्वावलोकन से $1.7 मिलियन की कमाई की, जो एक गैर पिक्सर डिज्नी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड है। 97 गर्मियों के बाहर एक एनिमेटेड फिल्म की शुरुआत के लिए 98 और एक एनिमेटेड फिल्म के लिए अब तक की 7वीं सबसे बड़ी कमाई। 99 अच्छे वर्ड ऑफ माउथ से उत्साहित होकर इसने अपने शुरुआती दिन में $19.5 मिलियन की कमाई की। यह एक गैर पिक्सर डिज्नी एनिमेटेड फिल्म का रिकॉर्ड भी है, फ्रोजन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। 97 और मार्च एनिमेटेड के लिए दूसरा सबसे बड़ा फिल्म आइस एज द मेल्टडाउन के पीछे। 100 अपने शुरुआती सप्ताहांत में इसने उम्मीद से बेहतर $75.1 मिलियन की कमाई की, जो कि सबसे बड़ी गैर पिक्सर डिज्नी एनिमेटेड ओपनिंग थी। बिग हीरो 6 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्मों के बीच सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड, फ्रोजन को तोड़ते हुए का रिकॉर्ड, सबसे बड़ी मार्च एनिमेटेड ओपनिंग, द लोरेक्स का रिकॉर्ड तोड़ना, 7वीं सबसे बड़ी मार्च ओपनिंग और अब तक की 10वीं सबसे बड़ी एनिमेटेड ओपनिंग। 101,102,103 इसके अलावा इसका शुरुआती सप्ताहांत किसी मूल फिल्म के लिए द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स, इनसाइड आउट और अवतार के बाद चौथा बसे बड़ा सप्ताहांत है। 104,105 इसने आईमैक्स में भी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जहां फिल्म ने 366 स्क्रीनों से $5.20 मिलियन की कमाई की, जो केवल टॉय स्टोरी 3 $8.40 मिलियन के बाद दूसरी सबसे अच्छी एनिमेटेड आईमैक्स ओपनिंग थी। 102 अपने दूसरे सप्ताहांत में ये धीरे धीरे 31% गिरकर $51.30 मिलियन हो गया और एक एनिमेटेड फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक दर्ज किया गया, जो कमोबेश व्रेक-इट राल्फ के दूसरे सप्ताहांत में 32% की गिरावट के बराबर है, लेकिन इससे भी बड़ी गिरावट है। लेगो मूवी 27% है। 106 ये तीसरे सप्ताहांत में भी बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही और $37.2 मिलियन की कमाई की, जो कि पिछले सप्ताहांत से 28% कम थी, जबकि $200 मिलियन का आंकड़ा पार कर गई। 107 इसने अवतार $68 मिलियन के बाद और स्काईफॉल $35 मिलियन से आगे $100 मिलियन से अधिक की कमाई नहीं करने वाली फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा तीसरा सप्ताहांत बना दिया। 108 केवल मामूली गिरावट के बावजूद फिल्म अपने चौथे सप्ताहांत में सुपरहीरो फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस से आगे निकल गई। 109 पिछले दशक में अवतार 14 सप्ताह और फ्रोजन 16 सप्ताह को छोड़कर इसने शीर्ष 10 में लगातार कुल 13 सप्ताह बिताए, जो किसी भी अन्य फिल्म से अधिक है। 93 कुल 154 दिनों तक सिनेमाघरों में चलने के बाद 4 अगस्त 2016 को इसका नाटकीय प्रदर्शन समाप्त हो गया।
5 यह वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ्रोजन के बाद 1102016 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 111 और अब तक की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 112 जून 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सिनेमाघरों के बंद होने और फिल्मों के चलने की सीमा के कारण ज़ूटोपिया 280 थिएटरों में लौट आया, ज्यादातर ड्राइव इन, और $3,93,600 की कमाई की। 113 अन्य देश। ज़ूटोपिया को बिखरी हुई रिलीज मिली क्योंकि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने विभिन्न बाजारों में स्कूल की छुट्टियों का फायदा उठाया। फिल्म ने 14 फरवरी को समाप्त सप्ताहांत में सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुरुआत की और 3 बाजारों में $4.50 मिलियन की कमाई की। 114 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसका विस्तार 22 बाजारों तक हो गया, जो इसके कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का 36% था, और इसमें $31.2 मिलियन जोड़े गए। 115 बिना किसी नए बाजार के इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में $33 मिलियन और जोड़ लिए। 116 अपने चौथे सप्ताहांत में इसका 45 देशों में विस्तार हुआ और $64.7 मिलियन की कमाई की, और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर चीनी फिल्म आईपी मैन 3 के बाद दूसरे स्थान पर रही। 117 आईमैक्स प्रदर्शनों से $3.3 मिलियन प्राप्त हुए। 117 चीन में दूसरे सप्ताहांत में जोरदार कमाई के बाद आखिरकार यह अपने 5वें सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। इसमें 45 देशों से $89.3 मिलियन जोड़े गए, जो इसके पिछले सप्ताहांत से 25% की वृद्धि है। 118 यह अपने छठे सप्ताहांत में दूसरी बार पहले स्थान पर रहा। 119 इससे पहले बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। 120 इसने अपने 8वें सप्ताहांत में $500 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 121 अपने शुरुआती सप्ताहांत में जो बाजारों के बीच अलग अलग था, फिल्म ने स्पेन में $3.10 मिलियन की कमाई की और बेल्जियम और डेनमार्क में $1.70 मिलियन की अतिरिक्त कमाई की। बेल्जियम में ये किसी डिज्नी या पिक्सर फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी एनिमेटेड ओपनिंग थी। 114 इसने चीन $23.60 मिलियन, फ्रांस $8.10 मिलियन, रूस $7.80 मिलियन, जर्मनी $6.60 मिलियन, हांगकांग $1.50 मिलियन, पोलैंड $1.2 में एक गैर पिक्सर डिज्नी एनिमेटेड फिल्म के शुरुआती रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिलियन और भारत 115,117,120,122 ये यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में $7.50 मिलियन के साथ, मैक्सिको में $4.60 मिलियन के साथ, ऑस्ट्रेलिया में $3.20 मिलियन के साथ, ब्राज़ील में $2.60 मिलियन के साथ, और इटली में गैर अवकाश सप्ताहांत पर शुरू हुआ। $3.10 मिलियन। 115,119,120 फिल्म को ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका में नंबर 1 ओपनिंग मिली। 117 यूके और आयरलैंड में बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस और एनिमेटेड पारिवारिक फिल्म कुंग फू पांडा 3 से महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ फिल्म ने 579 थिएटरों से शुरुआती सप्ताहांत में £5.31 मिलियन, $7.60 मिलियन की कमाई की, जिसमें £1.74 भी शामिल है। मिलियन $2 5 मिलियन मूल्य के पूर्वावलोकन डॉन ऑफ जस्टिस के बाद दूसरे स्थान पर शुरुआत करते हुए और यूके में वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत से कुछ ही पीछे। 123,124 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसमें केवल 24% की गिरावट आई। 125 ज़ूटोपिया के विदेशों में सबसे बड़े बाजार चीन $235.60 मिलियन हैं, इसके बाद जापान $70.10 मिलियन, रूस और CIS $39.20 मिलियन, जर्मनी $34.20 मिलियन, यूके $34.20 मिलियन, फ्रांस
$31 और 90 सेंट मिलियन और हैं। दक्षिण कोरिया $31 और 60 सेंट मिलियन। 126,127,128 चीन में ये स्थानीय मुद्रा 1.530 येन बिलियन में सबसे अधिक कमाई करने वाली डिज्नी फिल्म है, जिसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 1.464 येन बिलियन को पीछे छोड़ दिया है, साथ ही 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। सर्वकालिक फिल्म 129,130 रूस में ये स्थानीय मुद्रा 2 रूबल और 30 कोपेक बिलियन में अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, केवल अवतार 3 रूबल और 60 कोपेक बिलियन के बाद। 131 ये 3 सप्ताहांतों के लिए रूसी और जर्मन बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, 132,133 और 2 सप्ताहांतों के लिए चीनी और कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर 134,135। चीन में, जहां इसे स्थानीय रूप से क्रेजी एनिमल सिटी फैग क्वांगडांग वूचैंग के नाम से जाना जाता था, 75 फिल्म ने उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन किया। 136 और 2015 की जुरासिक वर्ल्ड की $229 मिलियन की कमाई के बाद इसे चीन में हॉलीवुड की सबसे बड़ी सफलता माना गया। 137 इसने पहले दिन $3.4 मिलियन की कमाई की और अपने 3 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में $23.6 मिलियन तक पहुंच गई, दूसरे स्थान पर शुरुआत की और सबसे बड़ी गैर सीक्वल एनिमेटेड ओपनिंग हासिल की, साथ ही दूसरी सबसे बड़ी 3 दिवसीय ओपनिंग की। और कुंग फू पांडा 3 के पीछे एक एनिमेटेड फिल्म के लिए आईमैक्स की शुरुआत। 117 रिलीज के 9वें दिन शनिवार को इसने $25 मिलियन अपने पहले शनिवार के $10.6 मिलियन की तुलना में के साथ एक एनिमेटेड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी एकल दिन की कमाई दर्ज की और बिग हीरो के जीवनकाल की कुल कमाई को पार कर लिया। 6 चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डिज्नी एनिमेटेड फिल्म बन गई। 138,139 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने $60 मिलियन की कमाई की, 140 जो इसके पिछले सप्ताहांत से 139% की भारी वृद्धि थी और $100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चीन में कुंग के बाद ऐसा करने वाली तीसरी एनिमेटेड फिल्म बन गई। फू पांडा 3 और मंकी किंग हीरो इज बैक ये किसी एनिमेटेड फिल्म के लिए एकल सर्वश्रेष्ठ सप्ताहांत भी रहा। 118 मार्च के मध्य में अकेले कुंग फू पांडा 3 और ज़ूटोपिया के संयुक्त योग ने चीन में अमेरिकी एनिमेटेड फीचर के लिए बॉक्स ऑफिस कमाई में 2014 के $286 मिलियन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 141 अपने तीसरे सप्ताहांत में इसने $40 मिलियन से लेकर कुल $175 मिलियन की कमाई की, जिससे ये चीन में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 142 27 मार्च को रिलीज के 17वें दिन इसने $200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया और उस मील के पत्थर को पार करने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म, दूसरी डिज्नी फिल्म और कुल मिलाकर छठी हॉलीवुड फिल्म बन गई। 120 यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई और केवल द मरमेड के बाद 2016 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 143 जेनिफर मिशेल गिनिफर गुडविन एक जन्म 22 मई 1978 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने HBO ड्रामा सीरीज बिग लव 2006-2011 में मार्जिन हैफमैन, ABC फैंटेसी सीरीज वंस अपॉन ए टाइम 2011-2018 में स्नो वाइट, मैरी मार्गरेट ब्लैंचर्ड, ज़ूटोपिया 2016 में जूडी हॉप्स और बेथ एंन स्टैंटन के रूप में अभिनय किया। महिलाएं क्यों मारती हैं 2019 गुडविन फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें ड्रामा मोना लिसा स्माइल 2003, म्यूजिकल बायोपिक वॉक द लाइन 2005, रोमांटिक कॉमेडी ही इज जस्ट नॉट दैट इनटू यू 2009, पारिवारिक कॉमेडी रमोना एंड बीजेस 2010 रोमांटिक शामिल हैं। कॉमेडी समथिंग बोरॉयड 2011 और बायोपिक किलिंग कैनेडी 2013। उन्होंने डिज्नी की एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म टिंकर बेल एंड द लीजेंड ऑफ द नेवर बीस्ट 2014 में फॉन की मुख्य भूमिका के लिए भी आवाज दी।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गुडविन का जन्म मेम्फिस, टेनेसी में हुआ था। उनकी मां, लिंडा कांटोर गुडविन, एक पूर्व शिक्षिका हैं, जिन्होंने फेडेक्स के लिए भी काम किया है। उनके पिता, टिम गुडविन, पहले एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक और संचालन करते थे। गुडविन ने अपने नाम को अलग दिखाने के लिए और अपनी क्षेत्रीय बोली में अपने नाम के उच्चारण में सहायता करने के लिए अपने नाम की वर्तनी जेनिफर से बदलकर गिनिफर कर दी। उनकी छोटी बहन, मेलिसा गुडविन, रोबोट चिकन जैसे शो में स्टॉप मोशन एनिमेटर हैं। गुडविन की मां यहूदी हैं। गुडविन का पालन पोषण फर्स्ट यूनिटेरियन चर्च और टेम्पल इज़राइल में हुआ। 7 एक बच्चे के रूप में उन्होंने हेनरी एस. जैकब्स कैंप में भाग लिया, जो यूटिका, मिसिसिपी में सुधारवादी यहूदी बच्चों के लिए एक ग्रीष्मकालीन शिविर था। उद्धरण वांछित उसने बपतिस्मा लिया था और बैट मित्सवा सेवा प्राप्त की थी। 8-9 अपनी युवावस्था में गुडविन नॉर्थ अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेम्पल यूथ से संबद्ध थीं और मेम्फिस में यहूदी सामुदायिक केंद्र में BBYO में सक्रिय थीं। 10 वह मेम्फिस, टेनेसी में सेंट मैरी एपिस्कोपल स्कूल में पढ़ी। इसके बाद उन्होंने 1996 में लोजन कॉलेजिएट स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, फिर बोस्टन विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल करने से पहले 1 साल के लिए हनोवर कॉलेज, थिएटर में स्नातक में दाखिला लिया। BU में एक छात्रा के रूप में उन्होंने कई छात्र लघु फिल्मों के साथ कई कॉलेज और स्थानीय मंच प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। गुडविन को बेटे डेविस फाउंडेशन द्वारा अभिनय में उत्कृष्टता, व्यावसायिक वादा पुरस्कार दिया गया और सम्मान के साथ स्नातक किया गया। बोस्टन विश्वविद्यालय में अपने समय के बाद वो कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहीं और रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ मिलकर स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन के शेक्सपियर संस्थान में अध्ययन किया। अगले वर्ष उन्होंने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अभिनय शेक्सपियर प्रमाणपत्र अर्जित किया। 11 करियर। 2007 में गुडविन कॉमेडी सेंट्रल टेलीविजन फिल्म पोन एंड चिकन में प्रदर्शित होने से पहले गुडविन ने पहली बार NBC टेलीविजन कार्यक्रमों लॉ एंड ऑर्डर और एड में भूमिकाएं निभाईं। बाद में उन्हें मोना लिसा स्माइल, विन ए डेट विद टैड हैमिल्टन जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलीं। वॉक द लाइन, जिसमें उन्होंने विवियन लिबिटो, जॉनी कैश की पहली पत्नी और बर्ड्स ऑफ अमेरिका को चित्रित किया। उन्होंने डार्क कॉमेडी लव कम्स टू द एग्जीक्यूशनर में डोरी डमचोविक की भूमिका भी निभाई। उद्धरण वांछित गुडविन ने HBO की मूल श्रृंखला बिग लव में मार्जिन हैफमैन, एक बहुविवाहित परिवार की तीसरी पत्नी, की प्रमुख भूमिका निभाई, जो 20 मार्च 2011 को समाप्त हुई। गुडविन ने एडल्ट स्विम श्रृंखला रोबोट चिकन में आवाज देने का काम किया है, जहां उनकी छोटी बहन मेलिसा एक एनिमेटर के रूप में काम करती है। 2008 में मैक्स मारा ने गुडविन को फेस ऑफ द फ्यूचर पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार फिल्म में उभरती महिलाओं को मान्यता देता है। 12 गुडविन ने ही इज जस्ट नॉट दैट इनटू यू में गीगी की भूमिका निभाई, जो फरवरी 2009 में रिलीज हुई थी। इस भूमिका के लिए उन्हें ब्रेकआउट मूवी एक्ट्रेस के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 13 अप्रैल 2009 में उन्होंने आंटी बी की भूमिका निभाते हुए रमोना और बीजेस का फिल्मांकन शुरू किया। 14 ये फिल्म 23 जुलाई 2010 को रिलीज हुई थी। 2011 से 2017 तक गुडविन ने ABC फैंटेसी ड्रामा सीरीज वंस अपॉन ए टाइम में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने परी कथा की नायिका स्नो वाइट और उसकी वास्तविक दुनिया की समकक्ष स्कूल शिक्षिका मैरी मार्गरेट ब्लैंचेट दोनों की भूमिका निभाई। 15 गुडविन और उनके पति जोश डलास अपने परिवार के साथ लॉस एंजल्स वापस जाने के लिए छठे सीजन के अंत में शो से बाहर हो गए। 16 सातवें सीजन के अंत में वे दोनों इसके समापन के लिए श्रृंखला में लौट आए। 17 गुडविन ने डिज्नी के ज़ूटोपिया में मुख्य खरगोश पुलिस अधिकारी जूडी हॉप्स को आवाज दी, साथ ही डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म टिंकर बेल एंड द लीजेंड ऑफ द नेवरबीस्ट में फॉन को भी आवाज दी। 18 उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला सोफिया द फर्स्ट में एक रसोई नौकरानी ग्वेन की आवाज भी उठाई,
जो एक आविष्कारक बनना चाहती है। जनवरी 2017 में गुडविन को लॉस एंजल्स प्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टलेशंस में मैरियन के रूप में चुना गया था। 19 यह नाटक 14 जून से 23 जुलाई 2017 तक गैफन प्लेहाउस में चला। 20 2019 में गुडविन एंथोलॉजी श्रृंखला द ट्वाइलाइट जोन 21 और हार्टस्ट्रिंग्स के एपिसोड में दिखाई दिए। 22 इसके अलावा 2019 में उन्होंने CBS ऑल एक्सेस डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज वाई वीमेन किल के पहले सीजन में बैथ एन के रूप में अभिनय किया। 23 गुडविन ने फॉक्स कॉमेडी श्रृंखला पिवोटिंग में जोडी की भूमिका निभाई। 24 जिसका प्रीमियर 9 जनवरी 2022 को हुआ। शो को एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 25 व्यक्तिगत जीवन गुडविन अपने पति जोश डलास के साथ। गुडविन ने अभिनेता जॉय कैन को डेट किया और दिसंबर 2010 में उनकी सगाई हो गई। 26 उन्होंने मई 2011 में सगाई खत्म कर दी। 27 इसके बाद गुडविन ने 2011 के अंत में वंस अपॉन ए टाइम के अपने सह कलाकार जोश डलास के साथ डेटिंग शुरू कर दी। 28 उनकी सगाई हो गई। अक्टूबर 2013 में सगाई हुई। 29 और 12 अप्रैल 2014 को कैलिफोर्निया में शादी हुई। 30 उनके 2 बेटे हैं जिनका जन्म मई 2014, 31 और जून 2016 में हुआ। 32 2013 में गुडविन ने कहा कि मेम्फिस छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत लंबे समय के लिए यहूदी धर्म छोड़ दिया और 10 वर्षों तक कुछ भी नहीं था। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई समुदाय नहीं। वो बाद में अपने विश्वास से फिर जुड़ गई और कहा, मैं जन्म से यहूदी थी और अब मैं पसंद से यहूदी हूँ। 7 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 2000 ज़ेल्डा एक एक्सट्रोस्पेक्टिव जर्नी ज़ेल्डा लघु फिल्म जेसन कैंट बेटमैन जन्म 14 जनवरी 1969 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें कई कॉमेडी फिल्मों में उनकी अभिनीत भूमिकाओं और फॉक्स नेटफ्लिक्स सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट में माइकल ब्लूथ और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजाक 2017-2022 में मार्टी बर्डे की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 2017 में उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। 1980 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन पर 1981 से 1982 तक NBC नाटक श्रृंखला लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी और 1986 से 1991 तक द होगन फैमिली जैसे शो में दिखाई दिए। 3, 4, 5 डॉजबॉल 2004, द ब्रेकअप 2006, जूनो 2007, अप इन द एयर 2009। बैटमैन में सहायक भूमिकाएं निभाने से पहले बैटमैन की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में टीन वुल्फ 2 1987 और नेसेसरी रफनेस 1991 शामिल हैं। कॉमेडी एक्सट्रैक्ट 2009, द स्विच 2010, द चेंज अप 2011, हॉरिबल बॉ सेस 2011, आइडेंटिटी थीफ 2013, बैड वर्ड्स 2013, दिस इज वेयर आई लीव यू 2014 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। ऑफिस क्रिसमस पार्टी 2016, जूटोपिया 2016 और गेम नाइट 2018। उन्होंने ड्रामा फिल्मों द गिफ्ट 2015 और एयर 2023 में भी अभिनय किया। 2020 से उन्होंने विल आर्नेट और सीन हेस के साथ कॉमेडी पॉडकास्ट स्मार्टलेस की सह मेजबानी की है। बेटमैन ने अपने निर्देशन की शुरुआत द होगन फैमिली एपिसोड एजुकेटिंग रीटा सीजन 5 एपिसोड 10 से की थी। उद्धरण वांछित उस समय उन्होंने डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में सबसे कम उम्र के निर्देशक का रिकॉर्ड बनाया था। 6 तब से उन्होंने द फैमिली फैंग 2015 और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजाक 2017-2022 में निर्देशन और अभिनय किया है। बेटमैन को ओजाक के निर्देशन के लिए 2019 में ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीते हैं।
2020 में उन्होंने HBO मिनिसीरीज द आउटसाइडर में एक आवर्ती भूमिका निभाई और इसके 2 एपिसोड का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन। बैटमैन का जन्म राय, न्यूयॉर्क में हुआ था। 2 और वह 4 साल का था जब उसका परिवार साल्ट लेक सिटी, यूटा और बाद में कैलिफोर्निया चला गया। साथ उनकी मां, विक्टोरिया एलिजाबेथ, पैन एम के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट थीं, जो मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के श्रूबरी की रहने वाली थीं। 8 उनके पिता, कैंट बेटमैन, एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और फिल्म और टेलीविजन के निर्देशक हैं। 9-7-1-0 उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री जस्टिन बेटमैन हैं। 11-7 कई बाल कलाकारों की तरह बेटमैन ने ब्राइटन हॉल स्कूल में पढ़ाई की। 12 हालांकि उन्होंने कभी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। वायर्ड मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में बेटमैन ने स्वीकार किया कि टीन वुल्फ 2 के फिल्मांकन के दौरान अपना फाइनल पूरा नहीं कर पाने के कारण उन्हें कभी अपना डिप्लोमा प्राप्त नहीं हुआ। 13 बेटमैन ने बेस्ट लाइफ पत्रिका को बताया कि उन्होंने और जस्टिन ने अपने टेलीविजन शो से होने वाली कमाई से अपने माता-पिता का भरण पोषण किया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि बैटमैन के 20 वर्ष के होने तक उनके पिता द्वारा उनका प्रबंधन किया जाता था, जब व्यापारिक संबंध समाप्त हो गया था। 11 करियर। टेलीविजन। 1987 में बेटमैन पहली बार 1980 में गोल्डन ग्राहम के लिए एक अनाज विज्ञापन में दिखाई दिए और अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी में जेम्स कूपर के रूप में की, जो एक अनाथ लड़का है जिसे उसकी बहन के साथ इंगल्स परिवार ने गोद लिया है। 1982 से 1984 तक वह टेलीविजन शो सिल्वर स्पून में रिकी श्रोडर के बैड बॉय सबसे अच्छे दोस्त डेरिक टेलर के सहायक किरदार में थे। वह 1984 में नाइट राइडर के तीसरे सीजन के एपिसोड लॉस्ट नाइट और कई अन्य छोटी टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1984 में सिल्वर स्पून्स पर उनकी लोकप्रियता के जवाब में शो के निर्माताओं ने बैटमैन को सितंबर 1984 से फरवरी 1985 तक NBC सिटकॉम इट्स योर मूव में मैथ्यू बर्टन की अपनी अभिनीत भूमिका दी। 1987 में वह पुरुषों की टीम में बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ दिखाई दिए। गेम शो जीत, हार या ड्रॉ के उद्घाटन सप्ताह में बैटमैन ने 1980 के दशक के मध्य में अपने टेलीविजन कार्य के लिए किशोर आदर्श का दर्जा अर्जित किया, विशेष रूप से द होगन फैमिली पर डेविड होगन के रूप में, मूल रूप से वैलरी शीर्षक और बाद में वैलरी हापर के श्रृंखला छोड़ने के बाद वैलरीज फैमिली। वो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सबसे कम उम्र के निर्देशक बन गए, जब 18 साल की उम्र में उन्होंने द होगन फैमिली के 3 एपिसोड का निर्देशन किया। 1987 में उन्हें मोशन पिक्चर सीक्वल टीन वुल्फ 2 से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म दिस कांट बी लव में कैथरीन हेपबर्न और एंथनी क्विन के साथ अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उन्हें 4 श्रृंखलाओं में भूमिकाएं मिली: साइमन, शिकागो सन्स, जॉर्ज एंड लियो और सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, जिनमें से कोई भी एक सीजन से अधिक समय तक नहीं चली। उन्होंने 1999 में 2 ऑफ ए काइंड के एक एपिसोड का निर्देशन भी किया। 2002 में उन्होंने फीचर फिल्म द स्वीटेस्ट थिंग में थॉमस जेन के चरित्र के साहसी भाई की भूमिका निभाई। 2003 में बैटमैन को कॉमेडी श्रृंखला अरेस्टेड डेवलपमेंट में माइकल ब्लूथ के रूप में चुना गया था। हालांकि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित, श्रृंखला ने कभी भी उच्च रेटिंग हासिल नहीं की। 7 और 10 फरवरी 2006 को समाप्त हो गई। शो को वसंत 2013 में पुनर्जीवित किया गया था। बैटमैन ने श्रृंखला में अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब भी शामिल था। श्रृंखला संगीतमय या हास्य। उन्हें 2005 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार 14 के लिए भी नामांकित किया गया था। अरेस्टेड डेवलपमेंट के नए एपिसोड नेटफ्लिक्स पर बैटमैन सहित मूल कलाकारों के साथ जारी किए गए हैं।
15 बैटमैन ने 2004 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन फॉर द मेजॉरिटी रिपोर्ट में अरेस्टेड डेवलपमेंट के सह कलाकार डेविड क्रॉस के साथ कमेंट्री की और 12 फरवरी 2005 को एनबीसी के सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 16 2006 में वह एक अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए। स्क्रब्स एपिसोड माई बिग बड में मिस टर सटन के रूप में एक कूड़ा उठाने वाला आदमी जिसके पास पालतू जानवरों के रूप में खतरनाक शुतुरमुर्गों का झुंड है। 2009 में बैटमैन अल्पकालिक फॉक्स कॉमेडी श्रृंखला सिट डाउन शट अप के लिए नियमित आवाज अभिनेता बन गए। उन्होंने जिम शिक्षक और पढ़ाने वाले एकमात्र स्टाफ सदस्य लैरी लिटिलजन को आवाज दी। 17 2010 में बैटमैन और अरेस्टेड डेवलपमेंट के सह कलाकार विल आर्नेट ने डिजिटल सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रोडक्शन कंपनी डम्बडम प्रोडक्शंस बनाई। उनका पहला वीडियो प्रोम डेट था जो ऑर्बिट के लिए डर्टी शॉर्ट्स की श्रृंखला में पहला था। 18 2012 में बैटमैन बाकी मूल कलाकारों के साथ अरेस्टेड डेवलपमेंट के पुनरुद्धार के लिए माइकल ब्लूथ की अपनी भूमिका में लौट आए। अब नेटफ्लिक्स प्रायोजित श्रृंखला ने 26 मई 2013 को अपनी इंस्टेंट वॉच वेबसाइट पर सीजन 4 जारी किया। श्रृंखला के साथ साथ एक संभावित फीचर फिल्म के जारी रहने की उम्मीद थी। नए चौथे सीजन के लिए बैटमैन को एक बार फिर कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए नामांकित किया गया। नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि शो की पूरी कास्ट 5वें सीजन के लिए वापस आएगी, जिसका प्रीमियर 29 मई 2018 को हुआ 19 और 15 मार्च 2019 को समाप्त हुआ। 2017 में बैटमैन नेटफ्लिक्स नाटक ओजाक में अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में टेलीविजन पर लौटे, जिसमें उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाई जिसे मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लिए धन शोधन करने के लिए अपने परिवार को मिसौरी में स्थानांतरित करना होगा। मार्टी बायड के रूप में बैटमैन के प्रदर्शन की एएमसी के ब्रेकिंग बैड में ब्रायन क्रैंस्टन के वॉल्टर वाइट के चित्रण से सकारात्मक तुलना की गई है। 20 ओजाक के लिए ड्रामा सीरीज में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीतने के बाद बैटमैन को अपने स्वीकृति भाषण के लिए प्रशंसा मिली। इसमें उन्होंने कहा है, तो मैं बस उन लोगों से कहना चाहता हूं जो घर पर हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक नौकरी दूर हैं। आप काफी प्रतिभाशाली हैं। वहीं डटे रहें। 21-22 2021 में बैटमैन ने लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस के तीसरे संस्करण के तीसरे सीजन के एपिसोड किड्स कैन बी क्रूएल के पुनर्मूल्यांकन में द फैक्ट्स ऑफ लाइफ के टिम होलीफील्ड की भूमिका निभाई। 23 फिल्म 2004 में बैटमैन डॉड्सबॉल ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी में ESPN 8 द ओचो कमेंटेटर पेपर ब्रूक्स के रूप में और स्टास्की एंड हच में केविन विंस वॉन के बिजनेस पार्टनर के रूप में दिखाई दिए। वह 2006 की द ब्रेकअप में वॉन के साथ फिर से जुड़े। 2007 में उन्होंने स्मोक इन एसेस में बेन एफ्लेक के साथ पूर्व वकील रूपर्ट रिप रीड की भूमिका निभाई और द किंगडम मिस्टर मैगोरियम के वंडर एम्पोरियम और जूनो में भी अभिनय किया। 2008 में उन्होंने सुपरहीरो फिल्म हैंकॉक में विल स्मिथ और चार्लीज थेरॉन के साथ सह अभिनय किया। बैटमैन की 2009 की फिल्मों में माइक जज द्वारा लिखित और निर्देशित एक्सट्रैक्ट 24 और कपल्स रिट्रीट शामिल हैं, जिसमें वॉन के साथ एक कॉमेडी में 4 जोड़ों का पुनर्मिलन किया गया है जो एक उष्णकटिबंधीय द्वीप रिजॉर्ट में थेरेपी सत्र में भाग लेते हैं। क्रिस्टन बेल ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। 25 2010 में उन्होंने जेनिफर एनिस्टन के साथ द स्विच एक रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने कॉमेडी पॉल में विशेष एजेंट लोरेंजो जोइल की भूमिका निभाई और हॉरिबल बॉसेस और द चेंज अप में अभिनय किया। मार्च 2012 में विल अर्नेट के साथ बैटमैन के पहले कार्यकारी निर्माता क्रेडिट मैनसम को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के लिए स्पॉटलाइट चयन के रूप में घोषित किया गया था। 26 मॉर्गन स्पलॉग द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री पुरुष पहचान पर एक हास्यपूर्ण नज़र है, क्योंकि इसे पुरुषों की सजने संवरने की आदतों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, जिसमें सेलिब्रिटी और विशेषज्ञ टिप्पणी शामिल हैं। उन्होंने 2012 में थ्रिलर फिल्म डिस्कनेक्ट के साथ एक नाटकीय मोड़ लिया,
और 2013 की कॉमेडी फिल्म आइडेंटिटी थीफ और 2014 की क तो मूवी हमें 13 फरवरी 2016 को मैंगनीज में देखने को मिली थी और 4 मार्च 2016 को यूनाइटेड स्टेट के साथ इंडिया में भी इसे लॉन्च कर दिया गया था। 108 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो 150 मिलियन का टोटल मूवी का बजट था। मूवी ने जो कलेक्शन किया था 1 बिलियन का किया था उस ज़माने में 2016 के दशक के अंदर, जो कि एक तरह से बेहतरीन कलेक्शन था और टॉप मूवीज़ में से ये एक बनी। बाकी आप इसके OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए, डिज्नी प्राइम वीडियो दोनों OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख पाओगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।